हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज लेक्चर नंबर 2, कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुलम्स लॉ पढ़ा था। ये उसी का छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है हमारा, कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक बार इजीली समझना, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग में समझने वाली है। थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म के वजह से बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उस चीज से थोड़ा क्लियर रहेंगे। चलिए, एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। चलो जेड भी बनाई दो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो चार्ज लेंगे, Q1 एंड Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1 वेक्टर। Q1 और Q2 हमने दो चार्ज लिया स्पेस में। Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। इसी तरीके से Q2 का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R2 वेक्टर। भाई, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। अब आपको अगर यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है कि यह पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास 11th मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर फॉर्म में जाके थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, Q1 Q2 वेक्टर फॉर्म हम वहीं पे यूज करने वाले हैं 11th में। वही जो मैंने बताया वेक्टर फॉर्म में, चैप्टर नंबर 4 वेक्टर में एक पार्ट था ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों लॉ आपको प्रिपेयर होने चाहिए। हम यहाँ पे ट्राइंगुलर लॉ यूज करने जा रहे हैं। Q1 से लेके Q2 तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम ले लेते हैं अभी फिलहाल R वेक्टर। इसी पे बात करनी है, यही चीज समझना है। उस आफ्टर दैट फोर्स का कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग triangular law of vector addition। अब देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो हमें एक डिफिकल्टी यहां पे हो सकती है। डिफिकल्टी यार क्या हो सकती है, अभी हम अगर डायरेक्शन ले Q1 से Q2 की तरफ, मतलब हम ऐसे चले Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है, इफ डायरेक्शन is from Q1 to Q2, Q1 से Q2 की तरफ चलेंगे डायरेक्शन, तो देखो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर शुड बी इक्वल टू R2 वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगुलर लॉ। याद होगा आपको, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर। तो यहां पे हम ले सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर शुड बी इक्वल टू R2 वेक्टर। इस फॉर्म से अगर डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है तो हमारा फॉर्म क्या आ गया, R1 वेक्टर इज प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। चलिए इसी जगह पे देखते हैं, अगर डायरेक्शन ये जो Q1 से Q2 की तरफ लिखा है, अगर यही डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ हो तो क्या होगा। अगर यही डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ हो, यानी कि इस तरफ से, फिर क्या होगा, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर शुड बी इक्वल टू R1 वेक्टर। R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। ये लिख सकते हैं हम। देखो मैं ये पार्ट आपको फिर से बता रहा हूं, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। दिस इज Q1, दिस इज Q2, ठीक है, एंड दिस इज मान लीजिए ओरिजिन O। ये पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, ये पोजीशन है R वेक्टर, ये है R2 वेक्टर। अगर हम इस तरफ से चलेंगे, डायरेक्शन ये ले रहे हैं Q1 से Q2 की तरफ, तो हमारा हमें लिखना है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। और अगर हम डायरेक्शन उल्टी लेंगे Q2 से Q1 की तरफ, तो हमें लिखना पड़ेगा R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर शुड बी इक्वल टू R1 वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसी पार्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब इसमें हम यहां लिख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। यहां से R वेक्टर निकाल लो Q1 से Q2 की तरफ। R वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R1 वेक्टर साइड उस साइड चला गया, ठीक है, R1 वेक्टर को हमने राइट साइड भेज दिया, तो R2 माइनस R1 वेक्टर। अच्छा,
यही चीज हम यहां पे करें तो यहां पे आर वेक्टर निकालेंगे, कितना आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग वाला जो पॉइंट है वो यही है कि भाई आर वेक्टर इज अ Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है और उसको हम दो फॉर्म में लिख रहे हैं, वो भी अलग अलग। तो यही पार्ट दिक्कत करता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको क्यों लिख रहे हैं ऐसा। हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको एक नेम दे देंगे। कैसे, अगर डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है, मतलब ये वाला एरो को देखो, इस वाले एरो को, तो इस केस में Q1 से 2 की तरफ है, तो इसे हम R वेक्टर हमारा क्या निकला, R2 माइनस R1, ठीक है। तो हम इसे 2 1 लिख लेते हैं। 2 1 लिखने का फायदा, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। इस केस में 1 2 है, इसे 1 2 लिख लो, यानी कि R21 वेक्टर हमें ये वाला पार्ट डिफाइन कर रहा है और R12 वेक्टर हमें ये वाला पार्ट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। दोनों पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया, क्लियर है। अब Q1 से Q2 की तरफ जो है डायरेक्शन, वो क्या आ गया, R21, R21 मीन्स R2 माइनस R1 और R12 मीन्स R1 माइनस R2। अब ये हमारा सिंपल हो जाएगा। दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 to Q2 एंड दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 to Q2, यानी कि हमें डायरेक्शन मिल गई है दोनों के केस में। अब इसे हम दोनों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कहां पे, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। फोर्स निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ यूज कर रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ में हमारा ये पार्ट आ जाएगा, मतलब हमें क्या निकालना है, हम यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे फोर्स निकालनी है, Q2 की वजह से निकालनी है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ध्यान रहे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R वाले पार्ट को लिखते समय ध्यान रखना है यहां क्या आएगा। सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका बताऊं मैं आपको, जिस फॉर्म में आप 1 2 लिख रहे हो उसी फॉर्म में R लिख रहे हो। अब वैसे देखो यहां से भी मैच करोगे, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका एरो देखो, 1 पे फोर्स लग रही है 2 के कारण, एरो कौन सा आ रहा है, R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। भाई ये फोर्स का डायरेक्शन दिख तो रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑन 1 यानी कि फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, सेकंड चार्ज के कारण, यानी कि फोर्स, अब फोर्स अदर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो तो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। आप एरो देखो, जब 1 की बात करेंगे तो 1 की तरफ एरो किसका आ रहा है, R12 वेक्टर। और सबसे इजी तरीका इसको याद करने का, 1 2 1 2 1 2, कोई कंफ्यूजन ही खत्म, सारा कंफ्यूजन, सारा झंझट ही खत्म। हर बुक में जो आपको डिफिकल्टी होती है कि 2 1 लिखे या 1 2 लिखे, ये सिस्टम ही खत्म, 1 2 1 2 1 2, सिंपल तरीका। तो ये आपका आ गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं सेकेंड, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। F फोर्स ऑन चार्ज Q2 मतलब F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन, चलो सेकेंड चार्ज की बात हो रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एरो देखो इस तरफ 2 की बात हो रही है तो 2 की तरफ एरो किसका है, R21 में, तो यह आ गया R21 का स्क्वायर इंटू R21 क्या, बहुत ही आसानी से 2 1 2 1 2 1, यहां पे 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1,
याद रखने का झंझट ही खत्म कि वहां 1 2 लिखे, कहाँ Q1 लिखे, सिंपल सा तरीका, फोर्स ऑन Q1 टू Q2, ये फोर्स ऑन Q2 टू Q1, ये आ गया। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब इसमें फर्दर भी कई सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है, एक आध दो मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ, और जो फर्दर इसकी डिटेल्ड फॉर्म में डिस्कस करने वाला है, ठीक है, वो मेरे नेक्स्ट आगे अपकमिंग लेक्चर्स में आएगा। यहाँ पे अगर हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाएगा, या चार्ज के नेचर बताना है हमें, ठीक है, तो हम इससे भी बता सकते हैं Q1 Q2 के प्रोडक्ट से, Q1 Q2 का प्रोडक्ट, ठीक है, हमें Q1 Q2 का प्रोडक्ट बता सकता है। इट्स अ सिंपल ट्रिक कि भाई चार्ज में अट्रैक्शन हो रहा है या चार्ज में रिपल्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बोथ चार्जेस Q1 Q2 जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आता है मतलब पॉजिटिव, यानी कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तब प्लस होगा, तभी तो जीरो से बड़ा आएगा, इज इट इट। और अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव आ रहे हैं या दोनों ही चार्ज नेगेटिव है, यानी कि फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि दोनों में रिपल्शन हो रहा है, सेम नेचर के हैं, ठीक है। Q1 Q2 लेस देन जीरो होगा, आइदर ऑफ द चार्ज इज अपोजिट इन नेचर, दोनों में से एक चार्ज अपोजिट होगा तभी तो लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा, या तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, Q1 नेगेटिव। और अगर आइदर द चार्ज नेगेटिव तो फोर्स कैसी लगेगी, नेचर अलग अलग है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो दिस वाज कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसी वीडियो में हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। इसी पार्ट में हम एक फॉर्म और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे उसको यूज करना है। अभी तो ये पॉइंट चार्जेस की बात हो रही थी, अब यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस आएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। अभी तो एक दो चार्ज ही ले रहे हैं, मल्टीपल चार्जेस के केस में क्या होगा, आप इसे नोट कर लेना पॉज करके, मैं आगे चल रहा हूँ। देखो, मल्टीपल चार्जेस का एक छोटा सा पार्ट है, मैं इसी वीडियो में इसी लेक्चर में कवर कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आगे हमें बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है, बहुत सारे लेक्चर है पढ़ने के लिए, तो छोटी मोटी चीजें हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली वो एक अलग से पार्ट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये वर्ड सुना होगा आपने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, किसी भी चार्ज पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब अब तो एक सिस्टम बन रहा है, कई सारे चार्जेस की वजह से एक से सिंगल चार्ज पे फोर्स लग रहा है। अब ऐसे केसेस में इसको डील कैसे करना है, ठीक है। अभी ध्यान रहे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, अभी हम डिस्क्रीट या इंडिविजुअल चार्जेस की बात कर रहे हैं। कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, और एक चार्ज ले लिया हमने Q, इस Q चार्ज पे यहां मान लिया हमने ले लिया Q1 Q2 Q3 Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस है, इंडिविजुअल चार्जेस की बात हो रही है, कंटिन्यूअस की नहीं, कंटिन्यूअस वाला केस पूरा एक अलग लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा। अब इसके मल्टीपल चार्ज, अभी देखो ये आ गया हमारा केस ऑफ मल्टीपल चार्जेस, दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अब मल्टीपल चार्जेस के कारण इस पे फोर्स निकालना है, ये कंसेप्ट आपका यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सिर्फ एक चार्जेस की बात करेंगे, वहां पे मल्टीपल चार्जेस की बात होगी। ऐसे केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट समझो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। जितना इस चार्ज पे नेट फोर्स होगा, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो Q1 Q2 Q3 Qn जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनका वेक्टर सम होगा, यानी कि नेट फोर्स ऑन चार्ज
on a charge is equal to vector sum of all individual charges. Net force on a charge is equal to the vector sum of all the forces of individual charges. ठीक है, अब देखो of all the forces of the individual charges, या आप लिख सकते हो of all the forces due to each charge. मान लेते हैं force on Q due to Q1, इसमें मान लेते हैं F1 वेक्टर, force on Q due to Q1 F1 वेक्टर मान लेते हैं, कितना आएगा 1/4πε0 Q1 बाय इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1 वेक्टर, तो R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप, वेक्टर फॉर्म में डील कर रहे हैं, पूरा लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन शो करेगा। चलिए फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2 वेक्टर, तो फोर्स F2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 बाय R2 का स्क्वायर इंटू R2 कैप। चलिए लास्ट वाला ले लेते हैं ऐसी, इसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर ले लेते हैं, तो इसी तरीके से Fn वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Qn बाय Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्सेस आपने लिख लिए F1 F2 Fn तक। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नेट फोर्स इज द वेक्टर सम, ये ध्यान दो, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल और वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज, यानी कि नेट फोर्स F नेट विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। न्यूमेरिकल्स में डील करना पड़ेगा, कई सारे मल्टीपल चार्जेस हैं, अगर कई सारे फोर्सेस हैं तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम उस पे चार्ज पे लगेगा, तो आपको सबके वेक्टर सम को ऐड वेक्टर को सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने इसमें कोई पार्ट अभी नहीं लिया है, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। आगे बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।